नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम एक स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उस सीरीज का नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख संभागों की जानकारी, या फिर आप बोल सकते हो संभाग दर्शन की एक प्रमुख सीरीज। इस सीरीज के अंदर, इस संभाग दर्शन की सीरीज के अंदर हम मध्य प्रदेश के जो भी प्रमुख संभाग हैं उनके बारे में एक वीडियो में एक संभाग के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उस संभाग के अंदर कौन से जिले हैं या फिर उन जिलों से संबंधित कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ आपके परीक्षा में भी काम आएगा। अर्थात यहां पर जो भी मैं पॉइंटों की चर्चा करूंगा वो एमपीजीके के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। ज्यादातर पॉइंट साधारण हैं, इजी हैं, हो सकता है आप इनको पहले से जानते होंगे, लेकिन उन्हीं पॉइंट को हम इमेज के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपकी कुछ इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी और इंफॉर्मेशन के बढ़ने के साथ साथ जिन लोगों को एमपीजीके के बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है उनकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। और ये वीडियो मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए समर्पित है जहां पर भी एमपीजीके आता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की अपनी पहली स्लाइड से। ग्वालियर संभाग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बार हम मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे। मध्य प्रदेश के मैप में हमें क्या चीज देखनी है वो हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा एमपी का मैप है। फिलहाल यहाँ पर कुछ बदलाव हो गए हैं, उन बदलाव के बारे में थोड़ी सा बताना चाहूंगा। अभी आप जो मैप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के जो अभी नए जिले बन गए हैं उन नए जिलों के बनने के पहले का मैप है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो मैप दिखाई दे रहा है इस मध्य प्रदेश के मैप में 52 जिले हैं, लेकिन राइट नाउ अभी की डेट में मध्य प्रदेश में अब कितने हो गए भाई? 55 जिले हो चुके हैं। अब वो 55 कौन से हैं? वर्ष 2000 अपने क्या बोलते हैं 23 में अभी अभी अनाउंस हुए 3 जिले हैं। उन 3 जिलों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ दिन पहले जब क्या बोलते हैं मामा जी रीवा गए थे, यानी शिवराज सिंह चौहान जी जब रीवा गए थे तो वहां से उन्होंने एक नए जिले की बात की और वो नया जिला था मऊगंज। और मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बन गया। ठीक है, अभी रिसेंट की 4-5 अक्टूबर की कैबिनेट मीटिंग में एक और फैसला लिया गया कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सतना जिले में बहुत ही पवित्र जगह पड़ती है, वो है मैहर, मां शारदा का स्थान है। इसको भी मध्य प्रदेश के एक नए जिले 54वें जिले के रूप में नामित किया गया। 54, 55 एक कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मैहर को। और एक और जिला है जो कि छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है, जनरली इसको हम पांढुन्हा बोलते हैं। ठीक है, पांढुन्हा जिला जो है इसको मध्य प्रदेश का 55वां जिला बोल सकते हो, या फिर आप इस मैहर को 55वां और पांढुन्हा को 54वां जिला बोल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये नए जिले थे, अपडेटेड नहीं थे आपके मैप में, इसलिए मैंने कर दिया। आगे चलते हैं अपने मध्य प्रदेश के संभागों वाली सीरीज के और सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमपी के अंदर संभाग कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल हम जानते हैं कि भाई 10 संभाग हैं। 10 डिवीजन में हमने क्या बोलते हैं अपने मध्य प्रदेश को बांटा हुआ है और इन 10 संभागों को की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है उसको मैप के माध्यम से बताया गया है। तो यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, जबलपुर, सागर, शहडोल, रीवा, ग्वालियर और चंबल। ये 10 संभाग हैं जिसमें से फिलहाल हमें आज बात करनी है ग्वालियर संभाग की। तो ग्वालियर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 5 जिलों से मिलकर के बनता है ग्वालियर का संभाग। अब वो 5 जिले कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो यदि ग्वालियर संभाग में सबसे पहले ग्वालियर जिला आएगा। ग्वालियर जिले के साथ साथ इसमें दतिया जिला आता है। दतिया जिले के साथ साथ इसमें शिवपुरी आता है। शिवपुरी के साथ साथ इसमें अशोकनगर आता है जो कि गुना से अलग होकर बनाया गया था। गुना के साथ इसमें और कोई जिला नहीं आएगा क्योंकि शिवपुरी हमने पहले ही काउंट कर लिया। ये आपके ग्वालियर के संभाग का क्या है मैप हो गया। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर 5 जिलों से मिलकर के बन रहा है ग्वालियर संभाग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल कौन कौन से 5 जिले हैं जो हमने अभी मैप में किए हैं? ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। इन 5 जिलों से मिलकर के निर्माण होता है किस चीज का? ग्वालियर के संभाग का। यदि इस संभाग की बात करें तो कई बार पूछा जाता है कि कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 लोकसभा सीट यहाँ पर हैं। ठीक है, अब वो 2 लोकसभा सीट कौन सी है? एक तो ग्वालियर है और एक गुना है। गुना वही लोकसभा की संसदीय सीट है जहां से यहां के महाराजा कई बार तक, यानी करीबन 3 बार लगातार सांसद चुने गए थे। हां, 2018 के बाद जब 19 में चुनाव हुआ था तो उस बार वो अपनी सांसदी गवा बैठे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक गुना की उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि भाई टोटल विधानसभा सीट कितनी है इस संभाग के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, करीबन लगभग 20 विधानसभा सीट
में विभाजित है, या हम बोल सकते हैं कि 20 क्या है यहाँ पर विधानसभा की टोटल सीट्स हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ ग्वालियर जिले के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं, कुछ भिंड में आ जाएंगी, कुछ शिवपुरी में आ जाएंगी। इस तरीके से उसको अलग अलग विधानसभा सीटों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि तहसीलें कितनी हैं, तो टोटल इस ग्वालियर संभाग के अंदर यदि हम तहसीलों की बात करें तो 34 तहसीलें हैं। इनमें से 24 जगह आपको जनपद पंचायत मिलेगी। तो ये तो रही बेसिक जानकारी ग्वालियर के संभाग के बारे में। अब एक एक करके ग्वालियर के संभाग के जो भी जिले हैं उन जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनसे उनको एक इमेज के माध्यम से रिलेट करके चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्वालियर जिले के बारे में। यदि ग्वालियर जिले से हम संबंधित ग्वालियर शहर को माने तो कई बार पूछा जाता है कि ग्वालियर का जो निर्माण है वो किसने करवाया, या ग्वालियर को बसाया किसने था। तो शायद आपने नाम सुना हो ऋषि गालव। ऋषि गालव की याद में या फिर उनकी स्मृति में बनाया गया एक शहर है। तो गालव से पढ़ा गोपाल और गोपाल से पढ़ा ग्वालियर। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर के अंदर जो प्रमुख पर्वत है, जिस पर्वत के अंदर ग्वालियर का मशहूर किला बना है, जिसको हम जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं या किलों का जिब्राल्टर बोलते हैं, वो जो पर्वत है या जो पहाड़ है, उस पहाड़ को पहले गोपांचल कहा जाता था, और गोपांचल से ही ग्वालियर का निर्माण होता है, जो इसका संबंध रहा है ऋषि गालव से। ठीक है, यदि आपसे बात करें ग्वालियर के किले की, भारत के सबसे अभेद्य किलों में से एक और ग्वालियर की सुदृढ़ता और मजबूती का बखान करने वाला किला, ध्यान दीजिएगा 5वीं से 6वीं शताब्दी में यहाँ के राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे एक तस्वीर दे सकते हैं, ये भारत के सबसे अच्छे या सबसे बड़े और सबसे प्रभावी किलों में से एक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो दीवारें हैं या इसकी जो नक्काशी है, हर चीज भारत के किलों के लिए एक रत्न के रूप में आज के डेट में शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम बात करें, इसी किले के अंदर एक चीज और विद्यमान है, वो है मान मंदिर। ठीक है, जो कि मान सिंह से संबंधित है। इसके अलावा मान मंदिर जो चीज है, मान मंदिर के अलावा यदि हम बात करें तो वो बहुत प्रसिद्ध चीज है, वो है गुजरी महल। गुजरी महल रानी मृगनयनी की याद में बनवाया गया था, उनको समर्पित करके बनवाया गया था। एक राजा रहे हैं मान सिंह। मान सिंह ने अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका मृगनयनी की याद में बनवाया था। राजा मान सिंह के द्वारा किले के ही अंदर गुजरी महल का निर्माण करवाया गया, और जो एक गुजरी महल है एक किसके लिए करवाया गया था, तो एक मृगनयनी इनकी प्रेयसी थी, इनकी प्रेमिका थी, इन्हीं की याद में इन्होंने गुजरी महल का निर्माण कराया था, जो कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ग्वालियर का किला है। और ग्वालियर के किले के ही परिसर में आप जो यहाँ पर तस्वीर देख पा रहे हैं, मान मंदिर, ये क्या बोलते हैं, गुजरी महल की तस्वीर है, जो कि मान सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। ध्यान दीजिएगा, ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी रही। वैसे सिंधिया वंश की 2 राजधानियां रही हैं। एक राजधानी आपकी कई समय तक इंदौर भी रही, इंदौर के साथ साथ इनकी राजधानी क्या बोलते हैं, ग्वालियर रही। शुरुआत में इंदौर के आसपास वाले क्षेत्र में थे, बाद में जब राणोजी सिंधिया आते हैं तो एक ग्वालियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके आगे की जो उनकी वंशावली है, चाहे वो जयाजी राव सिंधिया हो, जीवाजी राव सिंधिया हो, माधव राव सिंधिया हो, अधिकांश सिंधिया परिवार के लोग फिर ग्वालियर में शासन करने लगे। और ग्वालियर में जो खासकर चीजें बनाई हुई हैं, बाद में वो सिंधिया वंश के लोगों के द्वारा ही बनाई गई हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र के महाराजा रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे यदि हम बात करें ग्वालियर की विलासता को, या ग्वालियर की सबसे शानदार चीज को जो पेश करती है, वो है जय विलास पैलेस। जनरली आप एक फोटो देख रहे हैं, इटालियन आर्किटेक्चर में बना हुआ जो ये पैलेस है, इस सिंधिया पैलेस भी कहलाता है, क्योंकि ऑफिशियली यदि कहा जाए तो ये राइट नाउ अभी के जो हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, जिनको आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम से जानते हो, उन्हीं का ये घर है। ठीक है, भारत के सबसे अच्छे घरों में से एक आप शुमार मान सकते हो, या भारत के सबसे बड़े घरों में से एक मान सकते हो। फिलहाल यहाँ पर सरकार के द्वारा संचालित होने वाला एक म्यूजियम है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल तरीके से आधिकारिक रूप से जिसके ऊपर इनका अधिकार है, वो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसी के एक दरबार हॉल की फोटो है, जिसके झूमर बहुत ही प्रसिद्ध हैं। मैं इमेज के माध्यम से चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि शायद आपको थोड़ी से लंबे समय तक, जिनको भूल जाता है, क्योंकि हमारे चैनल से ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश की महिलाएं जुड़ी हुई हैं और शायद उनको प्रॉपर जानकारी ना हो, तो इमेज के माध्यम से आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपको याद रहें। ध्यान दीजिए, जो तस्वीर है इसका नाम
नाम क्या है, इसका नाम जय विलास पैलेस है और एक कहां पर है, ग्वालियर शहर में ही स्थित है, ठीक है। और ये सिंधिया वंश का या सिंधिया घराने का क्या रहा है, शाही राजखाना या फिर आप बोल सकते हो उनका शाही महल रहा है, ध्यान दीजिएगा। मोती महल भी संबंधित सिंधिया वंश से ही है, ये भी आपको ग्वालियर में ही मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास यहाँ तस्वीर नहीं है, अदरवाइज मैं बता देता, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, LNIPE या फिर हम बोल सकते हैं LNUPE, ठीक है, लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पहले इंस्टीट्यूट था, बाद में विश्वविद्यालय यानी कि इंस्टीट्यूट बन गया। ध्यान दीजिएगा, पूरे एशिया महाद्वीप का एकमात्र, या भारत का बोले पहला, या भारत का पहला बोलो या एशिया महाद्वीप का पहला बोलो, एकमात्र नहीं, सॉरी पहला बोलना था, फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षण के लिए पहला एक इंस्टीट्यूट खुला था, बाद में इसको विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां मिलता है, ग्वालियर मिलेगा, LNIPE के नाम से मशहूर है, ठीक है। इसी ग्वालियर जिले के कुछ और खास चीजों की हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण मेलों में से एक है ग्वालियर का महामेला, जो कि ग्वालियर व्यापार मेला के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और भारत के सबसे प्रमुख मेलों में से एक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वही मेला है जिस मेले की हम बात करेंगे, ये वही मेला है जहां पे आपको सुई से लेकर के ऑटोमोबाइल की हर एक चीजें वहां पर आपको अवेलेबल होंगी या मिल जाएंगी। इसके अलावा यदि हम बात करें, भारत का एक प्रमुख संस्थान कहलाता है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, जनरली इसको बोलते हैं IITTM, ठीक है। ये अपने तरीके का एक विशिष्ट कॉलेज है जो संबंधित है इस चीज से, मैनेजमेंट से, यानी कि जो लोग MBA वगैरह करते हैं तो MBA करने के लिए वो इस संस्थान में प्रवेश लेते हैं, और मध्य प्रदेश का एकमात्र और भारत का एक प्रमुख संस्थान है जिसको हम IITTM बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां पर लिखी नहीं है फिर भी आपको बता रहा हूं, जीवाजी विश्वविद्यालय तो हम जानते हैं कि भाई JU, जिसको हम जनरली बोलते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ग्वालियर की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है जो जीवाजी क्या बोलते हैं, जीवाजी जो सिंधिया रहे हैं उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, उनके नाम पे बनवाई गई है। MITS कॉलेज यहाँ का एक प्रसिद्ध कॉलेज है जिसका नाम माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि ग्वालियर के और मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल माना जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी साइंस, IIT है। IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से समर्पित एक कॉलेज है और भारत के कुछ प्रमुख IIT में से एक है मध्य प्रदेश का IIT, जो कि ग्वालियर में स्थित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ग्वालियर में एक प्रसिद्ध जगह है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्वालियर का एक मोहल्ला है जिसको हम थाटीपुर बोलते हैं। शायद ग्वालियर के लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो थाटीपुर को बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, फिर भी शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि थाटीपुर, जो कि ग्वालियर की जगह है, उसका नाम थाटीपुर क्यों पड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थाटीपुर के पास एक जगह और पड़ती है जिसको हम मुरार बोलते हैं। मुरार और थाटीपुर एक जमाने में मुरार मतलब हमेशा से आर्मी का कैंट रहा है, यानी कि आर्मी के लोग वहां पे रहते रहे, और थाटीपुर वो जगह थी जहां पे उन आर्मी के लोगों के आवास बने थे, और उन आवासों को जनरली 34 लैंसर कहा जाता था एक टाइम पर। क्या बोलते थे? 34 लैंसर। उसी 34 लैंसर से 34 से थाटीपुर बन गया। एक ग्वालियर की विशेषता को बताने वाली एक चीज है। रियासत काल में यहां सेना के सरकारी आवास थे जिसका नाम 34 लैंसर था। आजादी के बाद आवास मध्य प्रदेश शासन के अधीन हो गए और 34 की जगह थाटीपुर हो गया। तो एक ग्वालियर की कुछ विशेष जानकारी थी। अब हम बात करेंगे एक ग्वालियर के क्या बोलते हैं, इस संभाग के एक नए जिले की या एक दूसरे जिले की, जो कि दतिया। कुछ समय पहले तक मध्य प्रदेश का दतिया क्षेत्रफल के मामले में प्रदेश का सबसे छोटा जिला हुआ करता था, लेकिन बाद में और जिले बनते गए। जैसे कि बात करें हम आगर मालवा की, बात करें निवाड़ी की, बात करें मऊगंज की, बात करें मैहर की, बात करें पांडुर्ना की, तो ये नए नए जिले बनते गए और अब दतिया के कंपैरिजन में और भी छोटे जिले बन चुके हैं। तो आज की डेट में ये कहना कि दतिया सबसे छोटा जिला है तो वो नहीं होगा, लेकिन हाँ 2011 के सेंसस के हिसाब से यदि हम देखें तो
हाँ, दतिया सबसे छोटा जिला कहलाएगा, लेकिन फिलहाल अब उससे छोटे जिले बन चुके हैं और उसके आंकड़े भी पब्लिश हो चुके हैं। दतिया के बारे में बात करें तो दतिया के बारे में बात करते सबसे पहले माँ पीताम्बरा की पीताम्बरा पीठ की याद आती है। तो जी हाँ, माँ पीताम्बरा पीठ के शहर दतिया की ही हम बात कर रहे हैं। दतिया की कुछ प्रमुख चीजें जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को ना दो तरीके से देखिए। पहली बात तो चीजें हैं इंफॉर्मेटिव, जो कि आपको आपके प्रदेश के, आपकी संभाग की जानकारी दे रही हैं। ठीक, और दूसरी बात है जो भी इसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, जो भी इसमें पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर नहीं लिखा है जो अभी तक एमपी जीके में ना आया हो, यानी कि एमपी जीके के ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहां पर शामिल करके उसको इंफॉर्मेशन के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों बात करें यहां पे क्या बोलते हैं दतिया की, तो लघु वृंदावन के नाम से मशहूर है, पहली बात। दूसरी बात, पुराना नाम इसका रहा है दिलीप नगर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि कभी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कौन थी, तो पहली नगर पालिका 1907 में 1907 में दतिया को ही बनाया गया था मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नगर पालिका में हम ये लगाएं, दतिया लगाएं, या दतिया करें या जबलपुर कर दें। भाई साहब, जबलपुर मध्य प्रदेश में पहला था लेकिन नगर पालिका नहीं था। यदि कभी आपसे पहली नगर निगम पूछा जाए, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर निगम पूछा जाए, तो आप बोलेंगे सर जबलपुर मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम थी, ठीक है, फर्स्ट नगर निगम थी एमपी की। पूरे भारत की पहली नगर निगम मद्रास को कहा जाता है, लेकिन एमपी की जबलपुर थी। और नगर पालिका के रूप में यदि हम बात करें तो दतिया थी, 1907 में बनी थी। ध्यान दीजिएगा, दतिया का किला बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दतिया का किला भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये दतिया के किले की ही तस्वीर है, ठीक है। और दतिया के किले का संबंध जहांगीर से भी रहा है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो बुंदेलखंड के ओरछा वाला एरिया है वहां पर बुंदेला वंश रहा है, जहां पे आपने वीर सिंह देव बुंदेला या अन्य राजाओं का नाम भी सुना होगा, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला का नाम सुना होगा। तो वीर सिंह देव बुंदेला का संबंध रहा है कहां से, ओरछा से, बुंदेला वंश से। और इनका संबंध मुगल बादशाह जहांगीर से भी रहा है। तो जहांगीर से संबंधित एक लेख लिखवाया गया था कहां पे, दतिया के किले के गेट पर, और उसी का संबंध है दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा, ठीक है, दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा, ये आप चर्चित है कहां पे, दतिया के किले में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इनका संबंध जहांगीर और वीर सिंह बुंदेला या वीर देव सिंह बुंदेला से रहा है। सतखंडा पैलेस भी इसी का एक हिस्सा है, सतखंडा महल इसका हिस्सा है। और जो सतखंडा महल आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसको शायद सतखंडा महल बोलते हैं, ठीक है। तो सतखंडा महल भी इसी इसी किले का एक हिस्सा है और क्या बोलते हैं, दतिया की एक प्रसिद्ध जगह है। राजगढ़ पैलेस भी इसी के अंतर्गत आता है। राजगढ़ पैलेस को आप राजगढ़ जिले में मत ले जाइएगा, राजगढ़ जिला बहुत दूर है, भोपाल के पास पड़ता है, तो उस राजगढ़ जिले की बात नहीं कर, मैं राजगढ़ पैलेस की बात कर रहा हूं, जो राजगढ़ पैलेस आपके दतिया जिले में है, ठीक है, या दतिया शहर में है। आगे हम बात करेंगे, यहां पर फोटो देख पा रहे होंगे श्री पीताम्बरा पीठ की, ये दतिया की प्रसिद्ध माता का मंदिर है। और दतिया की क्या, भारत की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में 52 शक्तिपीठ है, टोटल 52 शक्तिपीठ हैं। और इन 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ दतिया में भी है। और यहां पर जो शक्तिपीठ है वो माँ बगुलामुखी को समर्पित है, माँ बगुलामुखी, माँ बगुलामुखी को समर्पित है। क्या बोलते हैं, दतिया की माँ पीताम्बरा पीठ जिनको हम बोलते हैं, वो उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक है और इनको समर्पित करते हैं माँ बगुलामुखी से। यहाँ तस्वीर देख पा रहे होंगे माता जी की, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये दतिया शहर में स्थित है, दतिया जिले के दतिया शहर में मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा रामलीला मेला जो मध्य प्रदेश में लगता है उसको हम भांडेर, जो कि दतिया की एक प्रसिद्ध जगह है, दतिया के अंतर्गत आता है, भांडेर में लगेगा। कौन सा रामलीला के मेला, गुर्जरा अभिलेख बहुत बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अशोक जो कि मौर्य वंश के एक बहुत ही महान शासक रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने विदिशा सांची में अब क्या बोलते हैं शासन किया है, उज्जैन में भी रहे, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा टाइम बिताया। मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक, उनके भारत में बहुत सारे स्तंभ लेख या फिर बोल सकते हो शिलालेख मिलते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध शिलालेख है कौन सा, गुर्जरा शिलालेख। और गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं जो 4 भाषाओं में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि होती है, खरोष्टी होती है, अरमाइकी होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
तो जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की लिपि मानी जाती है अधिकांशतः। तो जो ब्राह्मी लिपि है उसी लिपि में लिखा हुआ एक लेख जिसको हम गुर्जरा लेख के नाम से जानते हैं वो आपको दतिया में मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तस्वीर देख पा रहे होंगे आपको, एक शिला या एक पत्थर नजर आ रहा होगा। ये पत्थर नहीं है, यहाँ पर बारीकी से चीजें लिखी गई हैं और इसी पत्थर को हम गुर्जरा अभिलेख के नाम से जानते हैं, गुर्जरा शिलालेख के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करेंगे ऐसी दतिया के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध चीज है, वो है सोनागिरी या सोनगिरी बोल दीजिए, सोनागिरी बोल दीजिएगा। सोनगिरी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दतिया के अंदर स्थित 108 मंदिरों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, 108 मंदिरों का समूह है और इस मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, आपको बहुत सारे छोटे छोटे से व्हाइट से मंदिर नजर आ रहे हैं और इनकी संख्या पूरी तरीके से काउंट की जाए तो 108 है। कई बार पूछा जाता है कि जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सोनगिरी, जहां पर 108 मंदिर हैं, वो किस जिले में आता है? तो सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। पॉइंट याद रखना। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के सबसे सिंचित जिलों में रहा है, यानी कि यहाँ की जो जमीन है इसके अंदर पाई जाने वाला जो पानी की मात्रा है वो बहुत अच्छी है, फसल यहाँ की बहुत अच्छी है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला कहा जाता है। कंधरगढ़ का किला बहुत बार आपके MPPSC के एग्जामों में पूछा गया है। सेवड़ा, दतिया जिले में पड़ने वाले सेवड़ा के अंदर आपको कंधरगढ़ का किला मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमने दतिया के बारे में पढ़ लिया। ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं सिर्फ उतने ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे वीडियो का साइज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के समथिंग रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना। यदि मैं बहुत ज्यादा चीजें बताऊंगा तो एक वीडियो में मैं सारे जिले कवर नहीं कर पाऊंगा। यदि मैं बात करूं एक जिले के बारे में ही बात करना चाहूं तो मैं 1 घंटे का वीडियो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ एक जिले का बना सकता हूं, लेकिन हमें यहाँ पर करीबन 30-35 मिनट की वीडियो में पूरा संभाग कवर करना है। तो हमने सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को लिया है जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं एग्जाम से या फिर जिनके बारे में थोड़ी सा इंफॉर्मेटिव सेशन बन सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम बात करेंगे गुना। गुना के नाम आते ही एक लोगों का नाम जरूर ध्यान आता है, वो है हमारे मध्य प्रदेश के दिग्गी राजा। फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। 10 सालों तक मध्य प्रदेश का शासन किया है इन्होंने और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। इन्हीं की क्या बोलते हैं, गुना के अंतर्गत आने वाले राघवगढ़ के रहने वाले हैं। राघवगढ़ एक बहुत बड़ी रियासत रही है, मतलब कि ग्वालियर से तुलना नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी गुना के क्षेत्र में एक काफी बड़ी या प्रसिद्ध रियासत रही है एक टाइम पर। तो गुना के राजा कहलाते हैं, गुना के राजा रहे हैं, गुना के अंदर आने वाले राघवगढ़ रियासत के राजा रहे हैं। फिलहाल राघवगढ़ रियासत अब सामान्य है, कुछ विशेष नहीं रह गया वहां पे। जैसे कि सिंधिया का आज भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े पैमाने पे या बहुत बड़ी मात्रा में उनका बहुत विशाल घर बना हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ है। राजगढ़ में क्या बोलते हैं, गुना के राघवगढ़ में इतना सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उनकी रियासत आज भी कहलाती है, राजा वो आज भी कहलाते हैं। मालवा, ध्यान, गुना की विशेषता क्या है? आप यदि मैप देखोगे यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मालवा चंबल का प्रवेश द्वार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि हम ग्वालियर संभाग की बात करें तो मध्य भारत पठार के अंतर्गत मोस्टली इसका हिस्सा आता है। ठीक है, जो भी मध्य प्रदेश में पठार है उनमें से जो मध्य भारत पठार है उसका ही हिस्सा ग्वालियर संभाग के अंतर्गत अधिकतर आता है। हम जैसे ही चंबल वाले हिस्से को देखेगा, चंबल का हिस्सा ऊपर की तरफ मिलेगा हमें, मध्य भारत पठार की तरफ मिलेगा, नीचे मालवा का पठार मिलता है। उसका जो सेंट्रल या बीच वाला जॉइंटिंग पॉइंट है वो गुना जिला है। यदि आप एक बार तस्वीर में देखना चाहते हो तो मैं तस्वीर में आपको दिखा सकता हूं, मैप में आप एक बार देख लीजिएगा ताकि चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर रहे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं गुना जिले की। ये देखिए शिवपुरी की बात करूं तो पूरा जिला एक तरीके से ऊपर वाला, वैसे चंबल संभाग तो सिर्फ 3 जिलों का है, भिंड, मुरैना और शिवपुर का, लेकिन फिर भी मैं इस पूरे एरिया को यदि चंबल मान लूं तो चंबल को मालवा से अलग कर रहा है गुना जिला, या फिर इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? गुना जिला कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मध्य भारत पठार एक तरीके से मालवा से गुना के माध्यम से जुड़ता है, ये भी हम बोल सकते हैं। चलिए वापस से हम अपने वहीं पे चलते हैं जहां पर हम थे। चलिए, तो मालवा चंबल का प्रवेश द्वार कहलाता है गुना। इसके अलावा स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं चंद्रप्रद्योता महेशसेना। ठीक है, चंद्रप्रद्योता महेशसेना इतिहास के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, इनके द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? गुना की। तेताजी का मेला कई बार पूछा गया है भाई साहब एग्जाम में, कई बार। तेताजी का मेला चाहे हीरा भूमिया का मेला, ये दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के MPPSC या अन्य एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत कॉमन सवाल है। ऐसा नहीं कि आजकल इजी क्वेश्चन आते नहीं है, MPPSC ने अपने स्वरूप को बदला है, क्वेश्चन टफ कर दिए हैं, पूछता है टफ, लेकिन इजी क्वेश्चन पूछना ना बंद हुए थे ना बंद होंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी आप पेपर उठा के देख लेना,
पेपर यदि 100 नंबर का होता है तो एमपीपीएससी की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें पूरा जीके जीएस का पेपर है और यहाँ पे जीके जीएस का सेशन है, इसलिए बात कर रहे हैं। 100 में से 50 क्वेश्चन आप यदि टफ भी बोल दो या मीडियम बोल दो, 50 क्वेश्चन आसान होते हैं। उन 50 में से यदि 30 एमपी के हैं तो 30 में से आपको 20 या 15 आसान मिलते हैं और ये वही पॉइंट है जहां पे बच्चा गलती करता है छोटी छोटी सी। तो ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक पॉइंट आपको अवश्य पता होने चाहिए और अच्छे लेवल पे, हाई लेवल पे तैयारी करो, बिल्कुल करोगे। खैर इस वीडियो से सब कुछ नहीं पता चल जाएगा, सिंगल वीडियो ऐसे हजारों वीडियो आपने देखे होंगे, ऐसे दसों किताबें आपने पढ़ी होंगी, तब जाके आप सीख पाते होंगे या सीख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी ये बेसिक पॉइंट आपको अवश्य पता होने चाहिए, याद रखेंगे। नेताजी का मेला, हीरा भूमिया के मेला की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों प्रसिद्ध मेले हैं, गुना जिले के अंदर ही लगते हैं। राघवगढ़ रियासत जो कि दिग्विजय सिंह से या फिर दिग्गी राजा से संबंधित है, गुना जिले में आती है। विजयनगर बहुत प्रसिद्ध जगह है, ध्यान दीजिएगा, एक गेल कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। भारत की एक प्रमुख कंपनी है जो कि क्या बोलते हैं, जो नेचुरल गैस वगैरह होती है उनको उनके लिए बनाया गया भारत सरकार के द्वारा एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गेल की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है विजयपुर हजीरा वाले क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों विजयपुर हजीरा के क्षेत्र में गेल की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे हो, गेल कंपनी की ये पाइपलाइन है जो कि आपको कहाँ मिलेगी, गुना जिले के अंतर्गत मिलेगी। एक क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाएगा कि विजयपुर हजीरा जो गैस पाइपलाइन है गेल कंपनी की वो कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर विजयपुर तो हमारे गुना जिले में आता है, तो गुना के अंदर आएगा। ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश का, ठीक है, पहला सेक्स वर्कर पुनर्वास केंद्र। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जबरन, जिनको सेक्स से संबंधित काम करवाया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर उनको उस जगह से निकाल के सही जगह पे भेजने का काम क्या कहलाता है, पुनर्वास केंद्र कहलाता है। एक सही जगह, एक प्रकार का छात्रावास, एक प्रकार का एक सेंटर जहां पर लोगों को रखा जाएगा और उनको सही जिंदगी दी जाएगी। तो ये चीज भी गुना जिले के अंतर्गत की गई है। आगे हम बात करेंगे, गुना के अलावा एक महत्वपूर्ण जिला है ग्वालियर का, वो है अशोकनगर, ठीक है, वो है अशोकनगर। ध्यान दीजिएगा, ये वही अशोकनगर है जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, वो है चंदेरी। यदि अशोकनगर के अंदर सबसे प्रसिद्ध जगह की बात करूं तो वो चंदेरी है। हाँ, वही चंदेरी कला जहां पे आपने स्त्री मूवी की शूटिंग देखी थी। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की जो स्त्री मूवी थी जो कि एक हॉरर मूवी थी, उसकी शूटिंग पूरी की पूरी इसी किले के अंतर्गत हुई है, जो आप किला यहाँ पर देख पा रहे हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो किला आपको दिखाई दे रहा है, एक किला चंदेरी का एक प्रसिद्ध किला है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और काफी महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, कीर्तिपाल, ठीक है, तो उन्हीं राजा कीर्तिपाल या उन्हीं नरेश कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया चंदेरी का प्रसिद्ध किला है, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में बात करेंगे सन 2003 में। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश के गठन के साथ नहीं था, ना ही ये टी सिंह देव कमेटी के द्वारा बनाया गया, ठीक है दोस्तों। इसका निर्माण मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया सन 2000 में, हम जानते हैं कि 1956 में हमारा एमपी बनता है और सन 2000 में वो छत्तीसगढ़ भी पृथक हो जाता है। उसके बाद सन 2003 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था, एक बुरहानपुर था, एक अनूपपुर था और एक क्या बोलते हैं, सॉरी मैंने बुरहानपुर बोल दिया, यहाँ पर अशोकनगर की बात कर रहे थे। अशोकनगर जिले का निर्माण हुआ है सन 2003 में, ठीक है। तो 2003 में एक प्रसिद्ध जिला बनता है मध्य प्रदेश का अशोकनगर। किस जिले से अलग होकर बना, तो जो गुना था, गुना से ही अलग करके अशोकनगर का निर्माण हुआ था। पहले चंदेरी इसी में आता था, यानी कि गुना में आया करता था, बाद में अब अशोकनगर का हिस्सा बन गया है। 2003 में गुना से अलग होकर बनाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल, बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में, पहली खुली जेल, ओपन जेल है मुंगावली, जो कि अशोकनगर जिले में आती है। चंदेरी फेमस है साड़ियों के लिए। आपने चंदेरी प्रिंट की साड़ियां देखी, यहाँ फोटो देख पा रहे होंगे। ये जो फोटो देख पा रहे हैं आप, ये चंदेरी प्रिंट की साड़ियां हैं, इनको सिल्क प्रिंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चंदेरी की हाथ की बुनी हुई साड़ियां फेमस है। खैर मध्य प्रदेश में साड़ियां 2 जगह ही फेमस है, एक चंदेरी की साड़ियां फेमस है और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है महेश्वर की साड़ियां भी फेमस है। वैसे महेश्वर मां नर्मदा का स्थान भी है और भोलेनाथ का भी स्थान है। खरगोन जिले में आता है महेश्वर, ठीक है, और यहाँ की साड़ियां भी बहुत ज्यादा फेमस है और चंदेरी की साड़ियां फेमस है। चंदेरी का किला आपको बता चुका हूं, नरेश कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था, जो आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बारे में थोड़ी सा और चर्चा करेंगे। चंदेरी के किले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे आपने शायद सुना हो खूनी दरवाजा, ठीक है, खूनी दरवाजा सुना होगा, या फिर आपने हवा महल सुना होगा, या फिर आपने जौहर कुंड सुना होगा। हाँ, ये वही जौहर कुंड की बात की जा रही, जब मान लीजिए कोई रानी हो और उसके राजा को, रानी के राजा को यदि मार दिया जाता था तो रानियां
ग्रुप में जाकर के जौहर करती थी, यानी कि जलते हुए कुंड में अपने प्राणों का देह कर देती थी, त्याग देती थी, उसको हम जौहर कुंड बोलते हैं। और जौहर कुंड स्थित है एक कहाँ पे, इसी किले के परिसर में, चंदेरी वाले किले के परिसर में। हवा महल, नौखंडा महल के नाम से प्रसिद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट महल है। कई लोग ना नौखंडा महल में गलती करते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश के किलों में या महलों में एक और प्रसिद्ध नाम आता है, वो आता है धार जिले के मांडू का। मांडू में भी बहुत सारे महल हैं, ठीक है। और अधिकांशतः मैंने देखा है कि भाई नौखंडा महल की जब बात होती है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पे गलती करके मांडू लगा के आते हैं। नौखंडा महल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपको अशोकनगर जिले के चंदेरी में मिलेगा, ठीक है। खूनी दरवाजा, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर एक तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जो दरवाजा है इसको खूनी दरवाजा कहा गया, जो कि चंदेरी किला के अंतर्गत आता है। आनंदपुर साहिब एक प्रमुख क्या बोलते हैं आप, इस जिले की, अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में स्थित आनंदपुर साहिब एक प्रसिद्ध स्थान है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफी चर्चित है। जोगेश्वरी देवी का किला बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा अशोकनगर के चंदेरी में एक प्रसिद्ध क्या बोलते हैं मेला लगता है, जिसको हम बोलते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला। कई लोग कंफ्यूज होता है चांदी देवी के मेले से और जोगेश्वरी से। चांदी देवी का मेला अलग है, ठीक है, जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। बैजू बाबा की समाधि एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या बोलते हैं आप, संत बोल दीजिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध गायक बोल दीजिएगा बैजू बाबरा, जो कि मध्य प्रदेश की एक क्या बोलते हैं बहुत पुरानी चीजों के धनी हैं। और इनकी समाधि भी, बैजू बाबरा की समाधि कहाँ मिलेगी आपको, इनकी दरगाह बोल दो, समाधि बोल दो, ये आपको चंदेरी के अंदर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। हम अंतिम जिले की बात करेंगे और यह है मध्य प्रदेश का शिवपुरी। आपने बहुत सुना होगा माधव नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे था वो NH3 था, वो NH3 जो था नेशनल हाईवे 3, अब तो खैर हाईवेज के नाम चेंज हो चुके हैं। तो जो NH3 था वो यही हाईवे, यही नेशनल पार्क है जिसके अंदर से नेशनल हाईवे 3 गुजरता था। फिलहाल अब नाम चेंज हो गया तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं रह गई है। लेकिन माधव शिवपुरी फेमस है दो चीज़ों के लिए, एक है करेरा, ठीक है, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए और माधव नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। माधव नेशनल पार्क से संबंधित काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। नाम जो शिवपुरी का रखा गया माधव का, वो माधव और सिंधिया से ही संबंधित है। दोस्तों हम बात करेंगे शिवपुरी जिले की, तो पहली बात तो है इसको मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है, यानी कि एमपी के लिए सबसे पहले यदि किसी को टूरिज्म के तरीके से डेवलप किया गया था तो वो शिवपुरी को था, पहली पर्यटन नगरी कहा जाता है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा। एक करेरा वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वही वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर आपको क्या मिलेगा, सोन चिड़िया को संरक्षण करते हुए मिलेगा। सोन चिड़िया आप जानते होंगे काफी एक्सटेंट एक बर्ड है, काफी खतरे में है, तो इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। कहां पर, करेरा क्या बोलते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य में। करेरा के अलावा आपने एक और सुना होगा घाटी गांव है, घाटी गांव खैर ग्वालियर में पड़ता है, वहां पर इस सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, शिवपुरी जिले में पड़ता है। यदि हम बात करें जॉर्ज कैसल भवन की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई जॉर्ज कैसल भवन क्या है, तो जॉर्ज कैसल भवन जो है वो एक पुरानी कोठी थी जहां पे अंग्रेज अधिकारी, आजादी मिलने से पहले भारत को अंग्रेज अधिकारी जो लोग रहा करते थे इस क्षेत्र में, वो रुका करते थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवपुरी को ना ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा गया है। ग्रीष्मकालीन क्यों, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्यों कहा गया है, क्योंकि ध्यान दीजिए शिवपुरी जो था, शिवपुरी थोड़ी सा बाकी जगह से, शिवपुरी का जो ये वाला क्षेत्र था क्या बोलते हम बोल सकते हैं, सॉरी एक मिनट, ग्रीष्मकालीन राजधानी तो क्या बोलते हैं पचमढ़ी है, मैं शिमला का बताना चाह रहा था। ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य प्रदेश की क्या है, पचमढ़ी है, ठीक है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक ठंडा एरिया है, काफी ठंडा एरिया है, झरनों और प्राकृतिक सौंदर्य के चलते काफी ज्यादा ठंडा रहता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी एमपी की पचमढ़ी है, ठीक है। इस पॉइंट को बताना चाह रहा था किसी और तौर से, और वो तरीका क्या था कि शिवपुरी का जो एरिया है, यानी कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, वो भी काफी ठीक रहता है। तो यहाँ पर कुछ अंग्रेज अधिकारी जो हुआ करते थे वो रुका करते थे, रहते थे, और रहते कहाँ थे, एक भवन बना हुआ था, उसको हम बोलते थे जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन अंग्रेज अधिकारियों का एक टाइम पर रुकने की एक कोठी थी, या फिर आप बोल सकते हो तो विश्राम करने का या आराम करने की एक जगह थी,
भी। इसकी तस्वीर मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं आपको जरूर दिखाता। वैसे आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की तस्वीर है। टाइगर यहाँ पर एक प्रसिद्ध जानवर है, और भी जानवर भी पाए जाते हैं। टाइगर भी काफी ठीक ठाक संख्या में मिलेगा आपको। वैसे टाइगर की बात करें घनत्व में या फिर संख्या में, तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा उमरिया में। उमरिया में जो क्या बोलते हैं टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में आपको बहुत अच्छी संख्या में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आपको बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अच्छे घनत्व में टाइगर्स मिलेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, शांख राजेश सिंधिया और क्या बोलते हैं माधवराव सिंधिया, इन दोनों की समाधि आपको ग्वालियर में ही मिलेगी, सॉरी शिवपुरी में ही मिलेगी। शिवपुरी में इन दोनों की समाधि मिलती है। इसके अलावा आपने शायद सुना हो तात्या टोपे के बारे में, बिल्कुल सुना होगा, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। तात्या टोपे को फांसी भी यहीं पर दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, तात्या टोपे को फांसी भी यहीं पर दे दी गई थी। 1857 की क्रांति से बहुत ज्यादा मतलब नाम इनका प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। कानपुर में क्या बोलते हैं जो धौंधू पंथ थे, नाना साहेब थे, उनका साथ दिया था बिठूर में रह करके, ठीक है। और इन्होंने खुद भी यूपी एमपी के बीच में एक जगह पड़ती है कालपी, ठीक है, जालौन जिले में, वहां से इन्होंने खुद भी ऑपरेट किया था 1857 के रिवॉल्यूशन में। और इनकी समाधि भी, या फिर इनको फांसी दी गई थी शिवपुरी में, इसलिए समाधि भी इनकी यहीं पर मिलती है, ठीक है। तो तात्या टोपे का संबंध भी रहा है शिवपुरी से। शांखराज सिंधिया, माधवराव सिंधिया, सिंधिया वंश के कुछ प्रमुख लोग हैं, इनकी समाधियां आपको यहीं पर मिलेंगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, क्या बोलते हैं हमारे शिवपुरी के बारे में। यहाँ जो फोटो देख पा रहे होंगे शांखराज सिंधिया की समाधि है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि स्थलों में से एक माने जाते हैं। तो दोस्तों जानकारी थी हमारे ग्वालियर के संभाग के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो और आप वापस से इसी तरीके के अन्य संभागों के वीडियो चाहते हैं और डिटेल में चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, या ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए हमें कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर अभी मतलब हमें और बेहतर तरीके से इसको समझना है और बेहतर तरीके से जानना है, तो जो भी आपकी राय हो उस राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।